Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture, that is a lecture 2 of thermodynamics. Okay, thermodynamics. It's our lecture 2. Okay, lecture 2. Okay, so in this lecture we are discussing about the thermodynamic processes. Last time we discussed what are the thermodynamic processes. Okay, 4 types of thermodynamic processes. Okay, now we have to discuss its use in the PV diagram. Okay, so thermodynamic processes in PV diagram. So we have to discuss about what is PV diagram, why it is used, how it is used, all these things. Okay, here. So first of all, see, last lecture we have discussed some processes. Which are that processes? First is a isochoric. Okay, isochoric process means what? Volume is same. Here what is same? That means after changing the process, that after during the process the volume remains same, then it is known as the isochoric process. Then next is the isobaric process. In that process, what is happening? During the process, if the process is happening, then the initial pressure and the final pressure, if it is same, then it is known as the isobaric process. That means pressure is same. Then third is the isothermal process. Isothermal process, in that what is happening? That is temperature remains same. That means if during the process, if the temperature of the system is constant, unchanged, that means it is not changing. That means initial temperature and final temperature during the process is same, then it is known as the isothermal process. Okay. Then next is a adiabatic process. Adiabatic process. It is also known as isolated. Okay, adiabatic process. So what is happening here? There is no exchange of heat and energy. No exchange. Okay, no exchange of heat and energy. That means heat is not coming inside and going outside. Okay, then it is known as the adiabatic process. Okay, so देखो हम लोग क्या देखा है, ये देखो थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस क्या क्या होती है. ओके, उसमें हमने उसका अभी देखना है कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस पीवी डायग्राम क्या रहता है, ये पीवी डायग्राम में हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, ये हमें ये टॉपिक में देखना है. क्योंकि उसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो एक बार रिकैप कर लेते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस देखा था. तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहता है? अगर कोई सिस्टम कोई प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है हम लोग, तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो सिस्टम है, तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो और उसका फाइनल वॉल्यूम प्रोसेस होने के बाद जो वॉल्यूम है वो अगर सेम रहता है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, एंड इफ अवर इनिशियल प्रेशर इज सेम एज द फाइनल प्रेशर, मतलब प्रोसेस करने के बाद, देन इट इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस. एंड वन मोर थिंग, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं कोई भी, तो उसके बाद अगर हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर था, जो पहले प्रोसेस के पहले जो टेम्परेचर वो, और उसके बाद प्रोसेस खत्म होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर निकलेगा वो अगर सेम है, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, आइसो का एक्चुअल मीनिंग रहता है सेम. ओके ना, तो उसके हिसाब से वर्ड्स बनाए गए. देन नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस. ये तीनों से डिफरेंट है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्चुअल यूज़ क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ है एडियाबेटिक है कंप्लीट, उसको कब बोलेंगे? जब भी उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो रहा है, हीट और टेम्परेचर वगैरह कोई हीट एनर्जी समथिंग कोई एंटर नहीं हो रहा है उसके अंदर, या फिर वहाँ से बाहर भी नहीं जा रहा है, देन इट इज़ नोन एज दी एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, सो इसलिए लिखा है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी. हीट एंड एनर्जी, इसका एग्जाम्पल भी बताया था, थर्मास का एग्जाम्पल बताया था. जो पानी हम लोग ठंडा है तो ठंडा रखने के लिए करते या फिर गर्म रखने के लिए करते, क्योंकि उसके अंदर हीट और एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता. जो है वही रहेगा, जो उसके अंदर जो हम लोग इनिशियल डाल के रखेंगे वही सा ही टेम्परेचर बाद में भी मिलेगा. अगर कोल्ड वाटर रहेगा तो कोल्ड ही मिलेगा, हॉट वाटर रहेगा तो हॉट ही रहेगा उसके अंदर. ओके ना.
देन नाउ वी हैव टू कम टू द आवर टूडेज टॉपिक, दैट इज द पीवी डायग्राम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन पीवी डायग्राम। तो ये पीवी डायग्राम एक्चुअल में है क्या, वो पहले देखते हैं, ओके ना। सो पीवी डायग्राम का पहले तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। देखो ये प्रेशर स्टैंड्स फॉर, दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ओके, एंड दिस वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो एक्चुअल में ये डायग्राम है, डायग्राम मालूम है, ठीक है ना, कोई भी फिगर रहता है वो। तो डायग्राम में दो क्वांटिटीज सबसे मेन रहेगी, वो है प्रेशर और वॉल्यूम, ओके। सो ये क्या है, इसका मीनिंग एक्चुअल में उन्होंने बताया था, अंडर सम कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये दो जो स्टेट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये जो है पैरामीटर्स प्रेशर और वॉल्यूम, ये एक्चुअल में किसी भी इसमें से चारों में से किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके ना। दे कैन अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस टू पैरामीटर्स, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम, कैन बी यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेसेस, ओके। तो अभी ये कैसे होगा वो अभी दिखाएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीवी डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये एक तरह का ग्राफ है, इट इज़ वन टाइप ऑफ ग्राफ। सो पीवी डायग्राम इज लाइक दिस, हमने यहाँ पे बना दिया ग्राफ, ओके। कोई भी ग्राफ रहेगा तो उसके दो एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। एवरी ग्राफ हैविंग टू एक्सिस, ओके, एक्स एंड वाई, ओके। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इसमें P कहाँ पे रखना है और V कहाँ पे रखना है वो देखने का है। तो P इज दैट मीन्स प्रेशर, इट इज़ ऑलवेज ऑन दी वाई एक्सिस, एंड V दैट इज वॉल्यूम, इट इज़ ऑलवेज ऑन दी एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे मेन टू क्वांटिटीज यहाँ पे आ गई है, मतलब मेन जो हमारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से हम रिप्रेजेंट करने वाले थे वो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया। अभी एक एक प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे, देखो हमें क्या बताया गया यहाँ पे, पहला देखो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। भी यहाँ पे वॉल्यूम अगर हमें कांस्टेंट रखना है किसी एक पॉइंट पे, मतलब पहले हम लोग कंसिडर करते थे हमारी सिस्टम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट यहाँ पे इसका पी वी, इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे इसका प्रेशर यहाँ पे आएगा P, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम ऐसा नीचे नीचे हम लोग कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम, ओके। तो ये यहाँ पे हमारा इनिशियल हो गया। तो अभी हमें क्या बताना है, आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर प्रेशर हम लोग चेंज भी करते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम 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 अगर हो भी जाएगा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो रिप्रेजेंट ऐसे करेगा, ठीक है ना। मतलब ये देखो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होते जा रहा है, ओके। मतलब प्रेशर यहाँ पे पहले इतना था, फिर कम हो गया और कम और कम और कम और कम यहाँ पे, ओके। वॉल्यूम इज कम, ओके। एरो बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज सो हियर वी आर राइटिंग आइसोकोरिक, मतलब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आइसोकोरिक प्रोसेस को। मतलब ऐसे ऐसे इसका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब पहले प्रेशर कम हुआ, देन वापस यहाँ पे और प्रेशर कम हुआ, फिर प्रेशर कम 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 होते हुए इधर आया। और वॉल्यूम देखो क्या है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम सेम है, इधर भी सेम है। तो ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगी, वॉल्यूम सेम है तो हमारा क्या आएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज द वॉल्यूम इज सेम, ओके। इट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज वन मोर प्रोसेस, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है, प्रेशर सेम है तो हम लोग वापस कंसिडर करते हैं कि इनिशियल ये पॉइंट है। अब यहाँ से प्रेशर सेम बताया पर वॉल्यूम चेंजिंग है, तो वॉल्यूम देखो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इंक्रीज़ होते गया 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 इधर तक आ गया, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, वॉल्यूम तो यहाँ पे इंक्रीज़ होते गया, वो इधर आया, इधर का वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा है, इधर का इससे भी ज़्यादा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। बट प्रेशर को देखो क्या है, प्रेशर इधर जैसा था वो प्रेशर ही इधर भी उतना ही प्रेशर है, इधर भी उतना ही प्रेशर है, हर पॉइंट पे सेम प्रेशर है। सो इट इज़ नोन एज दी आइसोबैरिक प्रोसेस। मीन्स प्रेशर अगर सेम है तो हम उसको बोल सकते हैं आइसोबैरिक, ओके। हमने देखा ना आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम सेम है, आइसोबैरिक में क्या था, प्रेशर सेम है, ओके ना। दोनों भी वहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये लाइन पे देखोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसके उसी लाइन में दिखाएंगे, एक ही वॉल्यूम पे वो बार बार रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे देखो प्रेशर सेम है इसलिए वो इस लाइन पे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। देन नेक्स्ट है टू टर्म्स, दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। तो ये सबसे डिफरेंट है,
आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ये ऐसे स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकते। इसमें अभी क्या बताया देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर हमारी डायग्राम क्या है, पीवी डायग्राम है, इसमें कहीं पे भी टेम्परेचर का कोऑर्डिनेट हमने लिया नहीं है, ना एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में अगर हमें आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर रिप्रेजेंट करनी है तो एक स्पेशल टेक्निक है। मतलब इसका एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। स्ट्रेट लाइन हमारी खाली आइसोकोरिक और आइसोबैरिक कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, क्योंकि ये पीवी ग्राफ है। ओके ना। सो कैसे होगा देखो, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विथ आइसोथर्मल and adiabatic processes represent with कर्व्स। तो कर्व्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर्व अभी क्या होता है, कोई भी शेप कंसिडर कर लो, ऐसा शेप है या फिर ऐसा शेप है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कर्व। ओके ना। तो एक कर्व के फॉर्म में ये दो प्रोसेसेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडियाबेटिक एंड। ओके, तो मैं यहाँ पे दो कर्व ड्रॉ करता हूँ, उसमें से एडियाबेटिक कौन सा है और ये कौन सा है, तो आइसोथर्मल कौन सा है, दोनों हम बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी दोनों में से हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये एडियाबेटिक है ये आइसोथर्मल है? ये तो दोनों भी कर्व को बताने के लिए, सो वी हैव टू नो हाउ टू फॉर्म दिस। ओके, सो लाइक दिस। So always remember the slope of the curve of adiabatic is always greater than the slope of curve of the isothermal. Okay, so isothermal का जो है उससे एडियाबेटिक का स्लोप कभी भी ज़्यादा रहेगा। स्लोप अभी क्या होता है आपको मालूम होगा, स्लोप के लिए क्या रहता है। स्लोप पर कोई भी हम लोग कंसिडर कर ले, अगर कोई भी रोड है, ऐसा हम लोग यहाँ पे अगर रोड ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक कार है देखो ऐसी, ठीक है ना, ये कार हो गई, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो कार ऐसी जा रही है, तो इसको जाने में अगर टाइम लग रहा है ज़्यादा, ये से ऊपर जा रही है, पर इसे जाने में बहुत ये ज़्यादा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ रही है। गेयर्स हम लोग इंक्रीज करते हैं अगर हम लोग को ऐसे ज़्यादा स्लोप लगे, तो उससे हम तब क्या बोलते हैं, ये स्लोप बहुत ज़्यादा है इसका, मतलब इधर का जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा है। पर अगर ये ऐसा कम हो गया, इधर तक आ गया, तो इजीली जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब स्लोप कम है, तो ज़्यादा स्पीड लगेगी नहीं, एक्सलेट करनी नहीं पड़ेगी गाड़ी, तो हम लोग बोलते हैं, तो इस हिसाब से इसको बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप अभी ये तो सीधा लाइन था, तो इसका स्लोप निकालना तो ईजी है, ऐसा करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में का स्लोप क्या है वो। बट व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे? कर्व का स्लोप होता भी है क्या, वो भी आपको पता है कि नहीं? तो देखो, कर्व का भी स्लोप होता है एक्चुअल में, कर्व इज ऑल्सो हैविंग द स्लोप। सो हाउ इट इज वी कैन फाइंड द स्लोप? सो लाइक दिस, जस्ट ड्रॉ वन लाइन दैट इज अ टेंजेंट टू इट। टेंजेंट मीन्स क्या, कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व है, उसको अगर टच करके कोई भी लाइन गई तो उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। सो ड्रॉ वन टेंजेंट टू दिस लाइन, दिस कर्व। ओके ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन बना दी है इस कर्व को टच करते हुए, तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो यहाँ पे, इसे स्ट्रेट, ओके, 90 डिग्री का एंगल उसमें क्रिएट होना चाहिए। ओके, ऐसे दो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट को हम लोग ऐसे कहते हैं, इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है। अब 2 पॉइंट अगर मिल गए तो हम लोग इसका स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, फॉर्मूला है स्लोप का, वो आपको मालूम है, ठीक है ना, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ऐसा करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। वैसे ही हम लोग ये लाइन का भी वैसे कर सकते हैं। इसका देखो यहाँ पे बहुत नीचे जा रहा है, तो इसका भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें देख लो, ये दो जो चीज़ है, दो हमने कर्व निकाले थे, दोनों में से ये पता लगाओ कि स्लोप ज़्यादा किसका है और कम किसका है। तो कैसे पता चलेगा स्लोप ज़्यादा या कम है? ऑब्जर्वेशन से हमें बताना है। कैलकुलेशन से तो हम इजीली बता सकते हैं, वो तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है इज हैविंग मोर स्लोप एंड विच इज हैविंग लोअर वैल्यू हैविंग लो स्लोप। ओके ना, लोवेस्ट स्लोप। ओके, तो
तो लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन से बताएं, तो ऑब्जर्वेशन से कैसे बताएंगे? देखो अब भी मैंने एक कार का एग्जांपल दिया था। कार का स्लोप कभी ज़्यादा है जब भी आपको ये कार ऊपर चढ़ाने में अगर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा कब है? जब इधर का ये जो एंगल बनाया हुआ, मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ ये जो इधर जो ब्रिज है या फिर कुछ भी रोड का अगर ये अगर ज़्यादा है, मतलब ये थीटा अगर ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि स्लोप ज़्यादा है। पर अगर ये ऐसे कम हो गया, इतना थीटा अगर कम हो गया, तो कार इजीली ऐसे जा सकती है इधर से, तो हम बोलेंगे कि स्लोप कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी देखो ये दोनों चीज़ें देखो, दोनों में ये दो लाइन्स ऑब्जर्व करो। अगर यहाँ से हम लोग कार को ये करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा? इधर ज़्यादा टाइम लगेगा या इधर ज़्यादा टाइम लगेगा? ओके, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इधर ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पता चल रहा है ना, इसमें ज़्यादा स्लोप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। टाइम का भी नहीं, फोर्स किस पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है? ज़्यादा हमें स्पीड किसकी बढ़ानी पड़ेगी? तो इधर हमें ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट है ना। एक्चुअल में ऐसा चढ़ाना तो बहुत रिस्की भी है, क्योंकि बीच में अगर कहीं पे रुक गए तो डायरेक्ट गाड़ी नीचे भी आने के चांसेस। ओके, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, थोड़ी स्पीड से भी निकल जा सकता है इंसान। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया? स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। ओके, जितना वो स्ट्रेट रहेगा उसका एंगल जितना ज़्यादा है सरफेस के साथ, ओके ना, उसे हम बोलेंगे कि उसका स्लोप ज़्यादा है। अभी इसका एंगल सरफेस के साथ अगर कंसिडर करें तो बहुत कम आएगा, इसका ज़्यादा है, ओके ना, वो एंगल, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो वही चीज़ अभी ये डायग्राम में देखते हैं। और हमने क्या बोला है? स्लोप किसका ज़्यादा है? एडियाबैटिक का ज़्यादा है और आइसोथर्मल का। तो अगर ये दो ग्राफ को हम लोग अगर ये करेंगे, ये दो कर्व्स है, इसको अगर कंपेयर करेंगे, तो एडियाबैटिक का स्लोप कौन सा हो सकता है? ऑफकोर्स ये होगा, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, तो एडियाबैटिक ही होगा। और ये आइसोथर्मल का हम लोग स्लोप बोल सकते हैं इसको। तो वही चीज़ अभी इधर हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है ना, तो इधर हम लोग देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया, इधर एक टेंजेंट आ गया और एक नेक्स्ट टेंजेंट इधर बना देते हैं। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट बन गए। तो अभी देखो ये यहाँ से यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ बन गया। ठीक है, तो दोनों में देखो ये लाइंस कौन सी ज़्यादा स्ट्रेट है? तो ज़्यादा स्ट्रेट होगी, एंगल ज़्यादा क्रिएट करेगी सरफेस के साथ, उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। अभी इसका देखो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, स्लोप किसका ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स इससे पता चल ही रहा है हमें। देखो यह इसका स्लोप देखेंगे, ये लाइन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट की तरफ है और ये ज़्यादा झुका हुआ है। ओके ना, ये सेकेंड वाला है, ज़्यादा झुका हुआ है, तो क्या होगा? इसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज मोर एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज लेस। ओके, तो अगर इसका स्लोप अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे हमने बोला है ना, स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। तभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, मे बी इट इज़ आइसोथर्मल और इट इज़ एडियाबैटिक, और इट इज़ आइसोथर्मल और इट इज़ एडियाबैटिक। ओके, लाइक दिस। ओके, सो अभी दोनों में से दो ही ऑप्शन है, तो कौन सा चूज़ करेंगे? तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो एडियाबैटिक होगा, तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो हम इसे लिखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड नेक्स्ट अभी क्या है? आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्या होने वाला है? यहाँ पे बचा हुआ है आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल, तो यही है। देखो हमें समझ में गया, तो इसी को बोलते हैं पीवी डायग्राम। तो एक्चुअल में पीवी डायग्राम में याद रखने वाली चीज़ क्या है? देखो व्हाट इज द मेन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस इज ऑलवेज like a straight line in the PV diagram, and these adiabatic and isothermal processes are in the curve form. Okay ना, कर्व हो सकता है, ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या समटाइम्स ये कर्व ऐसे भी रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं सर, ऐसे ऐसे। ओके, सो कर्व के फॉर्म में आएंगे लेकिन। ठीक है ना, तो यही है खाली पीवी डायग्राम। ओके ना, जो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ये चारों जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन वन डायग्राम। सो इट इज हैविंग टू एक्सिस, लाइक फर्स्ट एक्सिस इज प्रेशर, सेकेंड एक्सिस इज वॉल्यूम, दैट्स वाई इट इज नोन एज दी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और पीवी डायग्राम। ओके, सो इट इज क्लियर now we have to discuss next some laws, that is the thermodynamic laws. Now we have to discuss some laws that is known as thermodynamic laws.
थर्मोडायनामिक लॉज। सो थर्मोडायनामिक्स में कुछ लॉज है, लॉज मतलब क्या, रूल्स रहते हैं कुछ पर्टिकुलर ऐसे बनाए गए रहते कुछ कि ये चेंज नहीं हो सकते, जो जैसे बोला है वैसे इसको फॉलो करना है, तो उसको हम लोग बोलते लॉज। ओके ना। सो थर्मोडायनामिक लॉज कौन से है, तो ऐसे तो 3 मेन लॉज है एंड 1 मोर लॉ, दैट इज 4 लॉ है कंप्लीट। ओके ना। और उसके नाम्स भी रैंडम दिए हुए, मतलब फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, और इसके बाद और एक लॉ आया, उसको लॉ लेकिन फोर्थ नहीं बोला, उसको नाम उन्होंने अलग दिया, दैट इज 0th लॉ, डायरेक्ट 0 बना दिया उसको 0th लॉ बना दिया है। ओके ना। सो ऑल लॉज आर सिंपल। ओके ना। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके ना। तो देखो क्या है, थर्मोडायनामिक लॉज क्या रहते हैं, देखो थर्मोडायनामिक्स में कुछ लॉज बनाए गए, उनको थर्मोडायनामिक लॉज बनाए हुए हैं। लॉज मतलब क्या है, एक रूल रहेगा एक तरह का कि जो प्रूफ किया गया है एक बार और बस वही फॉलो करना है, उससे चेंज नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो थर्मोडायनामिक कितने 4 लॉज है टोटल, तो उसमें एक फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको रैंडम नाम दिए गए थे, और एक फोर्थ भी आया था तो उसको बाद में उन्होंने 0th बनाया, मतलब ये 0th पहले नहीं बनाए, ये तीनों लॉज होने के बाद ये 0th को फॉर्म किया उन्होंने। ओके ना। तो हम लोग वन बाय वन एक एक लॉज देखेंगे। ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्या देखते, 0th लॉ, ये क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। 0th लॉ सिंपल है, सो इसलिए इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है ना। 0th लॉ क्या रहता है वो पहले देखते हैं। सो 0th लॉ एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो 0th लॉ इट इज़ अ टेम्परेचर, रिप्रेजेंट्स दी टेम्परेचर as an indication of thermal equilibrium। तो 0th लॉ ने एक्चुअल में किया क्या है में, इसने रिप्रेजेंट किया, मतलब इसने बताया कि टेम्परेचर एज एन इंडिकेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर एक इंडिकेशन है। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है, देखो मतलब अगर कंसिडर कर लो 2 बॉडीज है कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ एक बॉडी है ए एंड सेकेंड बॉडी यहाँ पे आ गई बी। ओके, इधर आ गया ए, इधर आ गया बी। तो ये दोनों बॉडीज है, इसका टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं टी ए, इसका टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं टी बी। अगर कोई कंडीशन में अगर टी ए का टेम्परेचर टी बी के टेम्परेचर से सेम है, देन इट इज़ नोन एज दी थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर वो थर्मल कांटेक्ट है, अगर ये दोनों के बीच में अगर हम लोग कुछ तो कांटेक्ट रख देते ऐसा, ठीक है, दोनों के बीच में ऐसे कांटेक्ट आ गया। ओके, सो ये कांटेक्ट में है दोनों, तो इन्हें इसका अगर टेम्परेचर टी ए है और इसका टेम्परेचर टी बी है और दोनों भी टेम्परेचर सेम है, तो हम लोग उसे बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर इक्वल होना दोनों का भी, तो उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। ये एक्चुअल में चीज़ क्यों होती है, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका टेम्परेचर कम है, एंड वी हैव डिस्कस दैट हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट उसको फ्लो होती जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ होने वाली है। तो यहाँ का जो हीट है वो निकल के यहाँ पे जाएगा, मतलब क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर कम होते जाएगा, बट एट पर्टिकुलर इंटरवल दिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इक्वल, और एक बार इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद हीट फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट इज फ्लोइंग ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस, बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो हीट फ्लो ही नहीं होगा, तो वहाँ पे एकदम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब ना हीट यहाँ जाएगी ना हीट यहाँ जाएगी, जस्ट वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज दी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो 0th लॉ ने हमें क्या, टेम्परेचर एज एन इंडिकेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जब हो रहा है तो टेम्परेचर ही हमें बता रहा है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर अगर सेम है तो समझ जाने का कि थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। ओके, तो 0th लॉ ने बताया। तो एक्चुअल 0th लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। तो 0th लॉ स्टेटमेंट इज द, इफ द टेम्परेचर ऑफ, इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, मतलब ए का और बी का टेम्परेचर सेम है, एंड सेपरेटली द बॉडी बी, and separately again this body A is in thermal equilibrium with body C, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C,
ओके, ये सेपरेटली देखो कैसे कैसे. इफ द बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड ऑल्सो सेपरेटली द बॉडी ए इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी. ओके, सी का टेम्परेचर हम कैसे टी सी. ओके ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी इज टी सी. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ हियर डिस्कस बॉडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी. ओके, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर सेम होना. तो इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सेम रहेगा. और एक चीज़ क्या बताई उन्होंने, टेम्परेचर सेपरेटली बॉडी ए भी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी. ये सेपरेटली यहाँ इसके साथ भी कॉन्टैक्ट में. तो फिर क्या होगा, सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी. ओके, सो इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ. तो जीरोथ लॉ ने क्या बताया, देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी. ये कंडीशन है अगर सेटिस्फाई है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी ए और बॉडी बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में. एंड सेपरेटली अगेन और एक क्या है, बॉडी ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी, मतलब बॉडी ए एंड बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेट में. तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी. अगर ये दोनों सेम है तो इनडायरेक्टली ये भी दोनों सेम होंगे. ओके, मतलब ये दोनों भी थर्मल कॉन्टैक्ट में आएंगे. सो दिस इज नोन एज दी थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो दे आर ऑल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी बी एंड बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. हेंस इट इज नोन एज दी जीरोथ लॉ. इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं, दिस इज जीरोथ लॉ. ओके, ये वैसे सिंपल लॉ है ना, कुछ ये नहीं है एक्चुअल में. इसका है बहुत यूज तो बहुत है, बट इट इज नॉन एज जस्ट जीरोथ लॉ. ओके ना, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते ही है. किसी भी बॉडी के, दो बॉडी के अगर टेम्परेचर सेम है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, ओके, और उसमें से एक बॉडी अगर दूसरी और किसी बॉडी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों उनका भी सेम है, तो इनडायरेक्टली जो दोनों बॉडीज थी वो दोनों का भी टेम्परेचर सेम रहेगा. ओके ना, चल में ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, ए इक्वल टू बी, देन if a equal to b and a equal to c, then indirectly b equal to c, like this is also happening. Okay, so this is zeroth law is completed. Now we have to discuss one more law, that is the first law of thermodynamics. So important है first law of thermodynamics. Okay, like this. सो यहाँ से मेन सब लॉ स्टार्ट हो जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या है वो पहले बता देते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ओके, हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी. इट इज़ वन टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हीट इज़ वन टाइप ऑफ एनर्जी एंड ऑल दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हमने देखे थे, ऑल दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर सब्जेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये एक्चुअल में वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, मतलब जो प्रोसेसेस थी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो सब फॉलो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट, मीन्स कि हमारी इनिशियल जो एनर्जी है और हमारी फाइनल एनर्जी है वो दोनों भी सेम रहनी चाहिए. मतलब एनर्जी है, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना. तो इनिशियल है मतलब कोई भी प्रोसेसेस या कुछ भी करने से पहले वो, और फाइनल जो है ई फाइनल, ये दोनों सेम रहनी चाहिए. ओके, तभी हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बताया कि हीट इज़ अ वन टाइप ऑफ एनर्जी एंड ऑल दी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब जो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो ये फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं. मतलब उसकी इनिशियल जो एनर्जी है और फाइनल एनर्जी वो दोनों भी सेम होनी चाहिए. ओके, ये यूनिवर्स में सब जगह पे फॉलो होता है. ओके, so then that means what, that is energy neither be created nor destroyed. मीन्स हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते. आप बोलोगे कि थर्मल प्लांट्स रहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट रहते हैं, वहाँ पे एनर्जी क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह. एक्चुअल में वो एनर्जी क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमारे एटम से न्यूक्लियर जो रहते हैं न्यूक्लियस वगैरह उसमें से वो एनर्जी बाहर निकालते हैं. ओके ना, एटम्स में से, और एनर्जी का वो यूज़ कर रहे हैं. तो वो क्रिएट नहीं कर रहे, वो खाली उधर से ले रहे. मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन
transfer from one location to another, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकते, देन इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. ओके, तो मतलब क्या है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक्चुअल में यही चीज़ है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में. जैसे न्यूक्लियर प्लांट में वो एटम्स के अंदर से एनर्जी क्रिएट करते, ओके ना. सो ऐसा होता है एटॉमिक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट में. ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, खाली उसका लोकेशन चेंज करवा रहे या फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. कन्वर्टेड कहाँ पे होता है, हम कभी कभी देखते हैं कि जो है पानी से भी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या हो गया, उसका कन्वर्जन हो गया, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चला गया वो. ठीक है ना, लाइक दिस. ओके, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब एग्जांपल है कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, देन अभी इसका एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या था, देखो ये स्टेटमेंट है dq इज इक्वल टू du प्लस dw. तो ये कैसा है, देखो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, मतलब इसका मीनिंग क्या है, देखो मतलब जितने भी हीट हमने जो इसको प्रोवाइड की है, मतलब यहाँ पे एनर्जी होगी, हीट इज अ वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, तो वो दो चीज़ में डिवाइड हो जाएगी. du मीन्स इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी मीन्स क्या है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी हम लोग कंसिडर करें सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे, उससे वो पूरा सब्सटेंस बनता है. तो मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, तो ये दोनों के फॉर्म में वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी. ओके, पर ये नहीं होगा, एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पूरा जीरो वैनिश नहीं हो जाएगी या फिर नहीं. ठीक है ना, खाली ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे फॉर्म में, ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वर्क के फॉर्म में हो जाएगी. ओके ना, दोनों के फॉर्म में ये डिवाइड हो चुकी है. इसको हम लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डब्ल्यू. ओके, राइट. अभी ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता दो. ओके, उससे ये आइडिया क्लियर हो जाएगी. तो एक्सपेरिमेंट देखो कैसे है. यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसके नीचे हमने यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड की है. ठीक है, तो ये हीट प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे बर्नर रख दिया है. तो बर्नर से इसको हम लोग हीट कर रहे हैं. ठीक है, और ये इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड कंसिडर कर लो, पानी या फिर कोई भी. ठीक है ना, इसके अंदर लिक्विड है पूरा. ठीक है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो पूरा. ठीक है ना, उस पर नहीं बताऊँगा मैं. ठीक है, तो ये हो गया. अभी ये हीट देने के बाद इसका कुछ तो चेंज होगा ना, तो वो चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए भी और एक बना दो यहाँ. ठीक है, यही ब्रेकर है सेम, बस उसका स्टेट अलग है. ठीक है ना, तो यहाँ पे है बर्नर. ठीक है, यहाँ से हम लोग हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये यहाँ पे और एक चीज़ है, इसमें भी वही है. ठीक है ना, लिक्विड है. तो अभी देखो क्या है, ये जो बीकर है एक प्रकार का कंटेनर है, वन टाइप ऑफ कंटेनर इज लाइक दिस. ओके, तो इसके अंदर और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, वो मतलब है इसका पिस्टन. इसको बोलते हैं पिस्टन. इट इज़ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन रहेगा. ठीक है ना, एक्चुअल में पिस्टन है, तो ये इस पर प्रेशर डाल रहा हुआ है. ठीक है ना, पिस्टन ऐसे रुका हुआ है. ठीक है ना, यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसलिए रुका हुआ है, ना ये ऊपर से प्रेशर दे रहा है, ना ये नीचे से इसको प्रेशर मिल रहा है. ठीक है, ऐसा ही है. और अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं. यहाँ पे ये जो पिस्टन है थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे. ठीक है ना, तो क्यों दिखा रहे हैं उसका पर्पज बताता हूँ. ठीक है ना, वही तो एक्सपेरिमेंट है हमारा. तो देखो क्या होने वाला है. अब यहाँ पे ये पिस्टन यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल पे है. ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन सी लेवल पे, मतलब ऊपर गया हुआ है. ठीक है, तो अभी देखो क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है. हमने यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बर्नर को ऑन किया, तो उसके बाद यहाँ पे हीट मिल गई इसको, मतलब इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट मिल गई है यहाँ पे. ठीक है, क्यू को कैपिटल क्यू भी कर, यहाँ पे स्मॉल क्यू चलेगा. ठीक है ना, कैपिटल क्यू भी कर से, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, ऊपर 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 सब यहाँ पे हीट मिलेगी. तो हीट मिलने के बाद क्या होगा, जो कुछ मॉलिक्यूल है ना वो हीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गया, उनकी खुद की एनर्जी बढ़ जाएंगी. अब कभी भी देखो किसी की अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा. तो ये मॉलिक्यूल्स की भी हालत ऐसी हो गई, ज़्यादा एक्साइट हो गए. एक्साइट होने की वजह से ना वो हर जगह पे ऐसे रैंडमली ऐसे ना मूव करने लगे, जोर जोर से. तो मूव करने की वजह से क्या हो गया,
तो इनकी जो एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इंटरनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी इज वन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसमें दोनों रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में कब रहता है, जब हीट मिलती है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है, मतलब जो रुका हुआ है, और वो एकदम से पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब वो घूमने लग जाता है। मतलब एक ही जगह पे वो रुका हुआ है और एनर्जी उसको मिल रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। लेकिन वो अगर ट्रैवल कर रहा है फास्ट में एकदम रैंडमली, तो जो कन्वर्जन होगा हीट का, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो चेंज को ही हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी, उस चेंज को, ओके ना, मतलब एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओके, उस चेंज को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इज व्हाट, इफ़ यू कंसिडर हियर लाइक दिस, ओके ना, इसकी एनर्जी अब बढ़ गई है मॉलिक्यूल्स की। अभी मॉलिक्यूल्स क्या ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जहाँ रैंडमली हम घूम रहे हैं हवा या हवा, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है बहुत, वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो हवा घूम के उसको ये कर रहे, बैलेंस कर रहे। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, अगर बहुत सब पूरा मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ, अगर ये मॉलिक्यूल घूम रहा है, ये इसको धक्का मारेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा करने से क्या हो गया, देखो इधर जो पिस्टन था वो पिस्टन ऊपर चला गया यहाँ पे। तो यही हो गया कि ये यहाँ मॉलिक्यूल को ऐसे धक्का मार रहे, ये साइड धक्का नहीं मार सकते क्योंकि मार के भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है पूरा, ये जो बंद है, तो यहाँ से कुछ नहीं हो सका। लेकिन ये पिस्टन मूवेबल है, ये ऊपर जा सकता है, तो इसलिए वो धक्का मारने के बाद ये पिस्टन ऐसे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का वर्क हो गया यहाँ पे, मतलब मैकेनिकल वर्क हो गया। देखो मैकेनिकल वर्क किसको बोलते हैं, एक्चुअल में जो चीज़ हमको दिख रही है उसको हम मैकेनिकल बोलते हैं। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट अगर लैब में करेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखने नहीं वाला, ये एनर्जी तो क्या दिखने नहीं वाली, हम लोग खाली सपोज करके एनर्जी ऐसी आई, क्रिएट हो गई, ओके, उसमें क्रिएट एब्जॉर्ब किया उसने ऐसी एनर्जी, वैसा हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें दिखने क्या वाला है, मैकेनिकल वर्क दिखेगा, मतलब ये पिस्टन ऊपर जाते हुए दिखेगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है उसी को हम लोग W कंसिडर करेंगे, ओके ना। और इसका वर्क है, मतलब ये पहले इतना था फिर अभी इतना है, ठीक है, दोनों का चेंज है, उसको हम लोग DW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड कर दी, ओके, तो हीट किसके फॉर्म में आ गई, पहले तो उसका एनर्जी बढ़ा दिया और सेकेंड उसके वर्क परफॉर्म किया, तो दोनों के फॉर्म में ये हीट डिवाइड हो गए। सो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ओके, लाइक दिस। ये इसी का स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एनर्जी कहीं पे वेस्ट नहीं हो गई। यहाँ पे हमने हीट दी है, तो हीट की जो एनर्जी थी, हमें ये वर्क तो दिख रहा है, बट बाकी की एनर्जी कहाँ पे गई जो हमें दिख नहीं रही, तो दिखी नहीं वो एनर्जी, सब इसमें इंटरनल एनर्जी है, वो ये मॉलिक्यूल्स ने ऑब्जर्व कर दी। मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करने की वजह से वो एक्साइट हो गए, वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई उनकी, तो वो ऊपर एक दूसरे को धक्का देने लगे ऐसा, तो इसकी वजह से पिस्टन ऊपर गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में ऐसे डिवाइड हो गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, दैट मीन्स हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। तो इधर भी वर्क हुआ है इसके साथ, देखो इस सिस्टम पे पहले वर्क हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, मतलब अप्लाई तो कर नहीं रहे थे, खाली ये रुका हुआ था पिस्टन यहाँ पे, बाद में ये सिस्टम यहाँ से वर्क ये किया, ओके ना, यहाँ पे इसके तरफ, तो इसलिए वर्क डन हो गया। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज द हीट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ओके, ऑल दीज थिंग्स, ओके। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।